Assalamualaikum everyone, hope you all are fine. So in this video we are going to study about the de novo synthesis of fatty acid. हमने लास्ट वीडियो में फैटी एसिड्स के ओवरव्यू डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था फैटी एसिड्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी के अंदर स्टोर किस फॉर्म में होते हैं और उनकी सिंथेसिस क्यों करनी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एक्चुअल में हमारे पास होती किस तरह है। अच्छा, होता यूँ है कि हमारे पास जब फेड स्टेट होती है, फेड स्टेट क्या होता है, जब हमने अच्छे से खाना खाया हुआ है। फेड स्टेट के दौरान एक तो हमारे पास एटीपी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने काफ़ी सारा खाया हुआ है, हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है। ग्लूकोज ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास हो रही है, क्योंकि उस ग्लूकोज को हमने यूज़ भी करना है, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है। इस दौरान क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज इनसाइड द सेल मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज मूव कर जाता है इनसाइड ऑफ द सेल। अब जब वो इनसाइड ऑफ द सेल मूव करता है तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर। फिर वो पायरुवेट जो है, अब ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये हमारे पास सेल था। ठीक है, ये पूरा सेल है, मैं आपको ओवरव्यू से इसका बता देती हूँ। ये हमारे पास सेल वॉल थी। ठीक है, अब वो साइटोसोल में, मतलब साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्लाइकोलिसिस हो गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देती हूँ। ग्लाइकोलिसिस हुई और वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब स्टार्ट होना है क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आई होप ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होता है कि पायरुवेट जो है वो एंटर हो जाता है, लिंक रिएक्शन के थ्रू वो एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, और कोएंजाइम ए वो क्रिएट करता है और लिंक रिएक्शन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है, और वहाँ पे आके ये शुरू कर देता है क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल में क्या क्या होता है कि ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा होता है सिट्रेट के अंदर। ठीक है, वो आपको पूरा साइकिल पता है, कैन आई कीप सेलिंग सॉक्स फॉर मनी ऑफिसर वाला निमोनिक। ठीक है, सिट्रेट से कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट, और आगे जो है ये साइकिल प्रोसीड करता करता हमारे पास दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। इस दौरान हमारे पास एसिटाइल को ए यूज़ होता है, जिसमें से एसिटाइल इधर एंटर हो जाता है और को एंजाइम ए वाला पार्ट जो है वो इस रिएक्शन में से रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। सिट्रेट सिंथेज जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा होता है ऑक्सैलो एसीटेट को सिट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए। अब अगर अच्छा, और फिर ये आइसोसिट्रेट से कन्वर्ट हो रहा होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में, तो यहाँ पे हमारे पास एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ये हमारे पास यहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा है। अगर मैंने बताया कि अब हमारे पास वेल फेड स्टेट है, एटीपी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई हुई है। जब एटीपी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वो हमारे पास आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक कर देता है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट नहीं बन पाएगा, तो बहुत ज़्यादा आइसोसिट्रेट बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। आइसोसिट्रेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो इट मीन्स कि इसके पिछले वाला रिएक्शन भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल एक तरह से रिएक्शन है, ये दोनों तरफ से रिवर्स हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। आइसोसिट्रेट क्या करेगा? वो सिट्रेट की अमाउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। अब ये सिट्रेट क्या करता है, ये पर्टिकुलर हमारे पास जहाँ पे कैरियर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के ऊपर, ये सिट्रेट उन उन कैरियर्स के थ्रू निकल के दोबारा से साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब जब ये साइटोप्लाज्म में आता है तो सिट्रेट बना कैसे था? एक तो ऑक्सैलो एसीटेट, और सेकेंडली यहाँ से हमारे पास एसिटाइल, ये दो चीज़ें मिल के सिट्रेट बना रही थी। तो अब जब ये सिट्रेट बाहर निकलता है ये दोबारा से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके इसके जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स थे उनमें डिवाइड हो जाता है। एक इसका कंपोनेंट था ऑक्सैलो एसीटेट, और दूसरा इसका कंपोनेंट था हमारे पास एसिटाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिटाइल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास इस दौरान यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ हुआ, क्योंकि सिट्रेट ब्रेक हो रहा है ऑक्सैलो एसीटेट में और एसिटाइल के अंदर, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा होता है उसको हम कहते हैं सिट्रेट लाइज। ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ हमारे पास? सिट्रेट
लाइज, ठीक है, लाइज जो एंजाइम जो है वो सिट्रेट को ब्रेक कर देगा। इस दौरान यहाँ पे एक और चीज़ एंटर हो रही होती है जिसको हम कहते हैं को एंजाइम ए का एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे एंटर होता है को ए सल्फर के साथ। ये को ए वाला पार्ट यहाँ पे जब एंटर होगा तो ये इस एसिटाइल के साथ मिलके एसिटाइल को ए बना देगा, ठीक है। ये वाला एसिटाइल को, इस एसिटाइल को ए का जो को ए वाला पार्ट है वो यहाँ से एंटर हुआ है, वो ये वाला को ए नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि ये वाला को ए तो वैसे ही निकल गया था, वो इस रिएक्शन के अंदर एंटर ही नहीं हुआ। इस सिट्रेट के अंदर सिर्फ ऑक्सैलोसिटेट और एसिटाइल था। जब वो ब्रेक हुआ तो ऑक्सैलो एसिटेट और एसिटाइल ही बना, लेकिन को ए हमने अलग से ऐड करवाया। अब को ए बन गया। यहाँ पे जो है ना ये एसिटाइल को ये टू कार्बन कंपाउंड है। यहाँ तक स्टोरी आप इसको इधर ही रखें। अब हम ऑक्सैलो एसिटेट पे मूव कर जाते हैं। ऑक्सैलो एसिटेट दोबारा से वापस चला जाता है, हमारे पास मेलेट बना देता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ से ये मेलेट से ऑक्सैलो एसिटेट बना था, तो ऑक्सैलो एसिटेट वापस से मेलेट बना देता है। ये मेलेट क्या करता है, ये मेलेट एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं मेलिक एंजाइम, उसको यूज़ करके पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वापस से, ठीक है। कौन सा एंजाइम इसने यूज़ किया, इसने यूज़ किया मेलिक एंजाइम और वापस कन्वर्जन कर दी पायरुवेट के अंदर। और इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा, इस रिएक्शन के दौरान यहाँ क्या हो रहा होता है कि NADP, ठीक है, NADP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है, NADPH। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं आगे फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। एसिटाइल को एंजाइम ए हमें चाहिए फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए, और NADPH चाहिए, और ये दोनों हमारे पास यहाँ पे हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करते हैं, एसिटाइल को ए से फैटी एसिड की सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि फैट एसिटाइल को ए कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास मेलोनाइल को ए के अंदर, ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, मेलोनाइल को ए के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। और मेलोनाइल को ए हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल को ए 2 कार्बन था, ये 3 कार्बन है। अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से आया, इसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड हमने ऐड करवाया, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 कार्बन हो गए। इस दौरान एक एंजाइम जो है वो हमारे पास काम कर रहा होता है, एंड दैट इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसको हम कहते हैं एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज, क्योंकि एसिटाइल को एक की वो कार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम जो है हम इसके अंदर यूज़ करें। और इस एंजाइम की एक ख़ास बात ये है कि ये अपने साथ एक गिफ्ट अपने साथ पैक करके लेके आता है, और वो गिफ्ट क्या है, बायोटिन। बायोटिन एक विटामिन है, ठीक है, वो इसके साथ हमेशा से अटैच्ड होता है। अब जो हमारे पास एसिटाइल को ए जो है इसकी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एसिटाइल को ए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसने कन्वर्ट कराया एसिटाइल को ए को मेलोनाइल को ए के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन कराई, इसके साथ बायोटिन ऐड हुआ होता है, और इसकी रेगुलेशन 2 तरह से होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी रेगुलेशन की बात करूँ तो इसकी रेगुलेशन 2 तरह से होती है। एक इसकी है एलोस्टेरिक रेगुलेशन, और एक होती है इसकी हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है, एक इसकी होती है हार्मोनल रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन किस तरह होती है कि अगर हमारे पास सिट्रेट की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो ये जो है एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हमने देखा सिट्रेट ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिट्रेट की अमाउंट इसका एक एलोस्टेरिक रेगुलेटर है जो इसको इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो ये स्टेप स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑलरेडी सिंथेसाइज कर लिए, हमें और नहीं चाहिए। तो क्योंकि इस रिएक्शन ने फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करना है, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड अगर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। अब आते हैं इसके हार्मोनल कंट्रोल के ऊपर। हार्मोनल कंट्रोल इसका ये होता है कि अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो ये रिएक्शन जो है कैरी आउट नॉर्मली होगा और ये इसको रेगुलेट कर रहा होगा। इसके अलावा अगर ग्लूकागोन, एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो भी इसको कर रहे होते हैं कंट्रोल। कौन कौन से, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन
ये भी हमारे पास क्या है, इसके रेगुलेटर्स हैं। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ये जो एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज है, इसकी एक इनएक्टिव फॉर्म भी है और इसकी एक एक्टिव फॉर्म भी है। अब इसकी अगर हम फॉर्म्स देखें, यहाँ पे मैं इसकी लिख देती हूँ फॉर्म्स, तो ये हमारे पास इसकी डाइमर फॉर्म होती है एक, ठीक है, जिसमें ये 2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये डाइमर, ठीक है। डाइमर इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, डाइमर इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। और अगर हमारे पास सिट्रेट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म के अंदर। और एक्टिव फॉर्म इसकी क्या है, वो पॉलीमराइज्ड फॉर्म है, जिसमें हमारे पास 2 की फॉर्म में नहीं बल्कि ज़्यादा पॉलीमर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो इसकी जो है एक्टिव फॉर्म बन जाती है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर सिट्रेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इंसुलिन की अगर हमारे पास अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है तब भी ये हमारे पास इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट रेगुलेटर इसके एक्टिव हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं बहुत ज़्यादा, या हमारे पास एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन ज़्यादा पड़ी हुई है बॉडी के अंदर, ठीक है, ज़्यादा रिलीज़ हो रही है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, तब भी ये इनएक्टिव हो जाता है वापस से, ठीक है, ये भी इसके नेगेटिव रेगुलेटर हैं। और एक और चीज़ हमारे पास ग्लूकागोन, ठीक है, इंसुलिन का जो ऑपोजिट काम करे, और अगर हमारे पास ग्लूकागोन बॉडी में रिलीज़ होना शुरू हो जाए तब भी ये दोबारा से क्या हो जाता है, इन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी इसकी थोड़ी बहुत रेगुलेशन। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको रेगुलेशन बताई है ना कि सिट्रेट की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, इंसुलिन बॉडी रिलीज़ करना, ये इसकी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ये कि मतलब मेरी बॉडी में फॉर एग्जांपल अभी इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, एटीपी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो शॉर्ट टर्म क्या होना शुरू हो जाएगा, मेरे अंदर फैटी एसिड्स की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म इसकी रेगुलेशन किस तरह होती है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऐसे होती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हाई कैलोरी डाइट लेना शुरू कर दें, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये लिख के बताती हूँ कि हमने ये जो इसकी रेगुलेशन थी ना, ये शॉर्ट टर्म थी, ठीक है, शॉर्ट टर्म। अगर इसकी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन हम देखें तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कैसे होती है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन इसकी ऐसी होती है कि अगर हम डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट लेना शुरू कर दें, ठीक है, हाई कैलोरी डाइट अगर हम लेना शुरू कर दें तो हमारी बॉडी में नेचुरली एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी के अंदर। और जब इनकी सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगी, जितने ज़्यादा ये एंजाइम होगा उतना ज़्यादा फैटी एसिड की सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अरसे के लिए हाई कैलोरी डाइट्स खाना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट्स खाना शुरू कर दें, तो हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत ज़्यादा सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी फैटी एसिड्स की। और जितनी ज़्यादा फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी वो जाके हमारे डिपोसाइट्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और फैट एक्यूमुलेशन हमारे सारे एडिपोसाइट्स में स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों का पेट बढ़ना शुरू हो जाता है और बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स जहाँ जहाँ फैट डिपॉजिट हो सकता है वहाँ पे उसका फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अभी हमने देखा फर्स्ट स्टेप, सिर्फ फर्स्ट स्टेप हमने अभी डिस्कस किया है फैटी एसिड सिंथेसिस का, और वो फर्स्ट स्टेप ही हमारे पास इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस कर लिया है और वही उसका रेट लिमिटिंग स्टेप है और वही उसका इंपॉर्टेंट स्टेप है और वही वो स्टेप है जो आपने याद करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने क्या किया, हमने एसिटाइल को एंजाइम ए से कन्वर्ट करके बना दिया मेलानाइल को एंजाइम ए, और उसमें हमने एंजाइम यूज़ किया एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस। इसके बाद अब जो स्टेप्स होंगे ना, सारे स्टेप्स वो मैं आपको ओवरव्यू उसका दे देती हूँ, लेकिन वो स्टेप्स आपने याद नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप्स होते हैं उनका एंजाइम आपको पता होना चाहिए। उसका एंजाइम होता है हमारे पास फैटी एसिड सिंथेज, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम फॉर रेस्ट ऑफ इट्स सिंथेसिस, ठीक है। अब जो फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है।
इसके डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, 6 से 7 इसके सब यूनिट्स होते हैं, और वो मैं आपको बुक से ओवरव्यू दे देती हूँ। वैसे ये आपने याद नहीं करना क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के लेवल पे बिल्कुल भी इसकी इतनी उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास इसमें सिस्टीन होता है एक, ठीक है, और एक इसमें SH ग्रुप होता है हमारे पास, ठीक है, और ये क्या करता है, ये असाइल कैरियर है। अब ना हमारे पास क्या होता है कि दो दो करके सारे कार्बन एटम इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो है ना एसाइल से हमने मेलोनाइल को ए तो बना लिया, ठीक है, एसाइल से हमने मेलोनाइल को ए बना लिया। अब मेलोनाइल क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब उस 3 कार्बन कंपाउंड से हमने 16 कार्बन कंपाउंड बनाने हैं, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड बनाना है। ये जो इसका एंड स्टेप होगा ना, ये सारे इसमें बहुत सारे 7 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, और इन 7 स्टेप्स के एंड पे हमारे पास क्या बन जाता है, पाल्मिटिक एसिड बन जाता है। स्टार्ट हमने किससे किया था, हमने एसिटाइल को ए से स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है, वो कन्वर्ट हो जाता है मेलोनाइल के अंदर, मेलोनाइल को ए, जो कि हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है, और फिर इन 7 स्टेप से गुजर के पाल्मेटिक एसिड बन जाता है, जो कि हमारे पास 16 कार्बन कंपाउंड है। तो अब हम इस जो हमारा पूरा प्रोसीजर है, इसमें हम कर क्या रहे होते हैं कि हम इसमें कार्बन ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ये पूरा बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सा एंजाइम यूज़ किया है। हमने यूज़ किया है फैटी एसिड सिंथेज़, और फैटी एसिड सिंथेज़ के क्या क्या पार्ट हैं, उसका एक पार्ट है हमारे पास एसाइल कैरियर है, सिस्टीन है, और SH यानी थायोल ग्रुप है, और उसके बाद इसके अंदर कार्बन की एडिशन होती रहेगी, और तब तक ये एडिशन होती रहेगी, ये पूरा साइकिल आपने इसको याद नहीं करना, तब तक एडिशन होती रहेगी जब तक हमारे पास क्या नहीं बन जाता, 16 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम पाल्मेटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास 16 कार्बन कंपाउंड यानी कि पाल्मेटिक एसिड बन गया है। अब ये हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है। ये सिंथेसिस तो अब हो गई है। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में, ये डिनोवा सिंथेसिस इतनी थी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि फैटी एसिड बन तो गया है, लेकिन अब उसको बॉडी में स्टोर किस तरह करना है। तो हम इसको स्टोर करते हैं टैग की फॉर्म में। वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है बायोकेमिस्ट्री की और आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।